नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। आज हम चर्चा करेंगे उद्धव ठाकरे के ऊपर। जी हाँ, उद्धव ठाकरे का ग्राफ जो है लगातार नीचे गिर रहा है। क्यों गिर रहा है, उनके लोग क्यों टूट रहे हैं, क्यों लगातार उनके ऊपर परेशानियां बढ़ रही है, इसकी गलतियों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से, और जानेंगे कि ऐसी क्या गलतियां हैं जो उद्धव ठाकरे को शिवसेना से कमज़ोर होती चली जा रही है। सर, आप क्या मानते हैं इस तरह की जो चल रहा है? जानबूझ के कोई गलती नहीं करता है, लेकिन ऐसी गलतियाँ क्या है जो कि आज शिवसेना को जो है एकदम टुकड़े कर दिया एकदम से? सर, कैसा है ना कि गलतियों के बारे में ऐसा है कि अगर उद्धव को एहसास होता था जी कि मैं जो कर रहा हूँ गलतियाँ हैं जी, तो नहीं करता। बिल्कुल। कोई आदमी गलती है फिर भी मैं करूँगा, ऐसा शायद ही होता है। शायद ही होता है। उसको वो सही लगता है क्योंकि उसकी मनस्थिति जो रहती है, स्वभाव रहता है, प्रकृति रहती है और एक दृष्टिकोण रहता है, तो उसमें एकदम बिल्कुल अलग नज़रिए से वो देखता है। फडणवीस जिस नज़र से किसी भी घटना को देखते हैं उस नज़र से उद्धव नहीं देखता जी। पवार साहब नहीं देखते हैं, तुम्हारे नाना पटोले नहीं देखते हैं, अजीत दादा नहीं देखते हैं। हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है, अलग अलग सोच होती है और सभी नज़रिए सही नहीं होते, पूरे सही नहीं होते, पूरे गलत भी नहीं होते जी। ये भी बात है। अभी उद्धव के बारे में ऐसा है कि अभी मैं जो मित्रों बोल रहा हूँ उसमें एक बात याद रखिए कि उद्धव की गलतियाँ, ऐसा जब मैंने सब्जेक्ट आज डिस्कशन के लिए लिया है तो स्वाभाविक है कि मैं उन लोगों से पहले बात करूं कि जो उसके करीब है जी। और वो जितनी उसकी गलतियां बता सकते हैं उनकी, उद्धव जी की, उतनी दूसरा कोई बता नहीं सकेगा। तो मैंने ये जो आज का विषय लिया है वो आज ही अचानक से उभर के आया और उसके बारे में बोल रहा हूँ। नहीं, कई दिनों से कई लोगों से बात जब मैं कर रहा था तब मेरे ध्यान में आ रहा था कि अच्छा, यहाँ पे उद्धव जी चूक गए, यहाँ पे उद्धव जी ने गलती की, यहाँ पे उनका जो ये था कदम था वो गलत तरीके से ये आगे बढ़ा। तो उसका अभी आज मैं एक जो निचोड़ बोलते हैं उस तरह से निचोड़ मैं दे रहा हूँ, तो आपको पता चले और मालूम हो जाए कि वो क्यों अभी अधपात की ओर जा रहे हैं। एक अधपात हो रहा है उनका, एक अवमूल्यन हो रहा है और अधोगति हो रही है, और ऐसा हो रहा है कि वो टाइटैनिक जैसे डूबती है वैसा हम देखते देखते अपने सामने एक शिवसेना का प्रमुख, पक्ष प्रमुख, जिस उसको भी अभी डेंजर है, तो वो डूबता हुआ नज़र आ रहा है। और हम आज विश्लेषण करें कि वो क्यों डूबा, कौन से बोझ लेके डूबा जी, क्या खामियां थी उसमें। सर, सबसे पहले आज सर थोड़ा अपना ये कंट्रोवर्शियल होगा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है सर, अगर वो मैं आज नहीं बोलूँगा, उसके बारे में जिक्र नहीं करूँगा तो मुझसे बेईमानी होगी। जी बिल्कुल। और लोगों से भी बेईमानी। लोग बोलेंगे कि कुछ लोग तो सर ऐसे रहते हैं, उनको मालूम रहता है उनकी खामियां क्या हैं, उनकी गलतियां क्या हैं, तो बोलेंगे नहीं, अनिल ने थोड़ा ना संभल के लिया। हाँ, सीधा नहीं बोला, बिंदास्त अनिल थत्ते हैं ना, तो बिंदास्त नहीं बोलना चाहिए। सर, पहली बात, वो जोरू के गुलाम बन के रह गया। पहला गलती जोरू के गुलाम, जोरू के गुलाम। सर, ऐसा है कि बाला साहब का जो रुतबा था जी, एक पोजीशन थी, और माँ साहब का और उनका जो रिलेशन था वो मैंने कई सालों तक देखा है। और वहाँ पे अपने जो पत्नी है उसको पत्नी के रूप में देखा जाता था और वो गृह लक्ष्मी करके ही उसको देखा जाता था। बिल्कुल। तो माँ साहब तो गृह लक्ष्मी ही थी। अभी रश्मि मैडम का ऐसा हो गया कि वो देखते देखते उन्होंने सर पेशवाई में राघोबा दादा जी, आपको वो पूरा कांड मालूम है, मराठी आदमी जो है उनको तो मालूम है। रश्मि जी ने खुद एक आनंदीबाई का रूप धारण कर लिया। वो आनंदीबाई जिसने ध का माँ करके सवाई माधवराव पेशवे का कत्ल कर दिया है कि नहीं। और राघोबा दादा
उन्होंने लिखा था धरावे, उन्होंने काजल निकाल के आनंदीबाई ने उसका मारावे कर दिया, तो मर गया। बढ़िया। सॉरी माधव। तो वो जो ध का माँ करने वाली आनंदीबाई थी, वो पेशवाई की एक खलनायिका थी। पूरे पेशवाई में अगर आप देखेंगे तो आनंदीबाई जैसे नहीं, मतलब जैसे रामायण में कैकेयी, ओह, रामायण में जैसी कैकेयी वैसे इसमें खलनायिका के नज़र में देखते खलनायिका के नज़र में। और ऐसा हो गया कि उद्धव जी लोगों को करते हुए दिखाई दिए, मगर लोगों को, बहुत कम लोगों को, सर कैसे है ना, चार दीवारों के बीच की बात जो है वो चार दीवारों के अंदर जाने वालों को ही मालूम थी। बहुत सारे जो शिंदे गुट के शिकायत करने वाले लोग हैं, उनमें से तो सर मैं बिंदास, मैं बिल्कुल हिचकच नहीं करूँगा, सीधा बताऊँगा कि शिंदे साहब ने भी मुझे ये बात बोली कि उद्धव जी जोरू के गुलाम बन गए थे। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, जो उनके साथ अभी है ना, उनमें से भी कुछ लोगों ने बताया कि वो जोरू के गुलाम हैं। तो कैसे हो गया ना सर, धीरे धीरे नहीं। वो पहली बात तो ये है कि इनका, रश्मि बहिनी का दावा था कि आप मुख्यमंत्री मेरी वजह से बने ही मेरी वजह से, नहीं तो आपकी तो इच्छा भी थी नहीं, अपेक्षा भी नहीं थी। आप तो मतलब जो झोली में भीग करके मिलेगा वो लेने को तैयार थे। वो तो मैं थी कि मैंने बोला नहीं, साहब ही होंगे। तो आप मुख्यमंत्री मेरी वजह से हैं, मतलब पवार की वजह से बाद में हैं, पहले मेरी वजह से, पहले मेरी वजह से। मैंने बात चलाई, मैंने संजय राउत को बोला कि तुम्हारा नाम आज से बंद। मैंने एकनाथ शिंदे को मैसेज अनिल परब से भेजा कि तुम्हारा नाम आज से कट। और मैंने अनिल परब और मिलिंद नार्वेकर से लेके सबको बताया कि सब आमदारों से मिलो और उनको बोलो एक ही नाम लेने का, उद्धव जी का, वही बनेंगे। शिंदे साहब विधायक दल के नेता भी बन चुके थे उस समय। नहीं सर, उससे बड़ी बात तो पूरा खर्चा उद्धव जी के ये मुहिम का जो था, वो आमदार इधर से उधर लाना, ये करना, संभालना, होटल में रखना, सब 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 खर्चा सर 200-300 करोड़ तो खर्चा करने के लिए मजबूर किया उद्धव जी ने। और वो मालूम था ताई को, रश्मि बहनी को मालूम था कि खर्चा ये कर रहे हैं, उन्होंने खर्चा करने दिया। और जब खर्चा का ये तो उद्धव जी को नाम ले लिया, तो उससे सर रुका नहीं। सर मैं 11 गलतियां गिन रहा हूँ, मगर टाइम देख रहा हूँ मैं तो अकेली उनकी गलतियों में ही बड़ा सब बहुत सारा टाइम निकलेगा, कुछ करेंगे नहीं, कर नहीं सकते सर। क्योंकि बाद में उन्होंने ये मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको एक नामधारी मुख्यमंत्री बन के रखा। नामधारी IAS ऑफिसर लोगों को उन्होंने ये मैसेज दे दिया कि साहब की तबीयत ठीक नहीं रहती, साहब से कुछ बात करोगे प्रशासन के इसके बारे में, शासन के बारे में, तो उनको तकलीफ़ होती है, उनके मन पे दबाव आता है, प्रेशर आता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं। वो इस अवस्था में नहीं है सर। उनकी तबीयत के बारे में सबसे पहले जितनी भी गलतफहमियाँ समाज में पैदा हुई वो ताई ने, वहीनी साहब ने की। उन्होंने ऐसा दिखाया कि भाई बस ये कुर्सी पे ऐसे बैठे हैं, देखते हैं मगर उनको दिखाई नहीं देता है, सुनते हैं मगर सुनाई नहीं देता, मुंडी हिलाते हैं मगर वो डुगडुगती हैं, अपने मन से नहीं हिलाते, खड़े रहते हैं तो भी ऐसे खड़े रहने की आफत आ गई है। ये सब बाद में हुआ भी जी, और पहले से वहीनी साहब ने सबको ऐसा डरा धमका के रखा, उनको तकलीफ मत दो, उनसे बात मत करो, संगठनात्मक बात है मेरे से बात करो, प्रशासकीय बात है, कोई डिसीजन लेना है। IAS ऑफिसरों को बुलाया, भाई आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र्स, टेंडर्स, सबको तकलीफ मत दो। सर उन्होंने एक बड़ा अजीब माहौल बनाया, सांप को तकलीफ़ मत दो, सांप की बीमारी है, सांप बीमार है, बीमार। बाद में ऐसा हो गया सर, वो वास्तु जो रहती है ना जी, हाँ, वो तथास्तु बोलती है। यस, आप घर में भरा बोलो, भले बोलते रहो,
आपके मन में चिंता है वो भी मत व्यक्त करो, आप बोलो कि सब अच्छा होने वाला है। जी, तो अच्छा ही होगा। मेरी तबीयत अच्छी है, उनकी तबीयत अच्छी है, किसी को कुछ नहीं होगा, सब चलेगा। सो वास्तु बोलती है तथास्तु। अब ताई ने, वहीनी ने, मैं वहीनी साहब ही बोलता हूँ उनको, तो वहीनी साहब ने ऐसा कर दिया कि साहब की तबीयत तो सच में बिगड़ गई। वो स्पाइन का उनका जो ऑपरेशन तक नौबत गई। सर अगर वो वाइब्रेशंस निगेटिव नहीं होते घर में, सर इसके बारे में मेरा बहुत स्टडी है, मैं लोगों से ज़्यादा शेयर नहीं किया हूँ कभी, मगर जो पॉजिटिव निगेटिव वाइब्रेशन घर में पैदा होती है वास्तु के हिसाब से, सो उसका बहुत असर रहता है। पहली गलती इनकी ये रही कि वो वहीनी साहब के ऊपर डिपेंडेंट होते गए। मतलब ऐसा हो गया कि वो छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो पांगुड़ बड़ा बोलते हैं हम, आप क्या बोलते हैं मालूम नहीं, उसको पकड़ के चलेगा, या तो काठी। जी, मैं तो बोलूँगा अंधे की वो वाइट स्टिक रहती है ना, जिसको वो टक 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 करते हैं, आजकल उसमें भी ये बिठाया है, सेंसर बिठाते हैं रहते हैं। सर वो ऐसा हो गया कि वहीनी साहब ने अधिकारियों को मना ही कर दिया इनसे बात करने को, तो कट हो गया। कार्यकर्ताओं को तो अंदर वैसे भी आने नहीं दिया जाता था, विधायकों को भी, उसमें विधायकों को भी बंद कर दिया साहब से मिलना, MP MLA तक, मंत्री तक अंदर नहीं उनको से मिल पाते थे। सर जब उनकी हालत ख़राब हो गई तो मैं ही शायद एक बाहर का आदमी था जी, कि जिसको आज उनके घर में क्या हो रहा है, किस तरह से उनकी तबीयत बिगड़ रही है, इसकी जानकारी थी, हर एक जानकारी। तो क्योंकि अपने दोस्त लोग उनको देखते थे तो हमारी बातें होती रहती थी, तो वो जानकारी। सर दूसरी एक बात ऐसी हुई कि आज तक मुख्यमंत्री ने कभी टेंडर प्रक्रिया, अधिकारियों की ट्रांसफर्स की प्रक्रिया, IAS ऑफिसर्स का पूरा सिस्टम, मतलब ऐसा हो गया कि ये डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर ही बन गई ताई हमारे वहीनी साहब, डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर ही बन गई। मतलब इनको बाद में तो सर इतना बुरा हाल हुआ जी। अभी ये गोप्यस्फोट कोई उनका चेकिंग हो जाएगा तो हो जाएगा सर। बाद में तो एक दिन ऐसा आया कि वो साइन भी कर नहीं पाए। बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हो गया सर, उनका अंतिम वो ये करना था, उनको श्रद्धांजलि का एक लेटर लिखना था। उद्धव बाला साहेब ठाकरे, इतना लिखने के लिए उनको 3 घंटे लगे। मैं कोट कर सकता हूँ, किसने बताया मुझे, कोट कर सकता हूँ, कोट करने की ज़रूरत नहीं, दुनिया समझती है मैं जब इतना आत्मविश्वास से बोलता हूँ। सर ये नौबत क्या है ना, आप अगर किसी को बोलेंगे आप बीमार हैं, अरे अरे उठो मत, अरे अरे ये मत करो, अरे अरे ये मत करो, अरे किसी से बात मत करो, सर धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खच्ची हो जाता है। उसको बुरा, वो बीमार नहीं है ना तो भी आप किसी को बीमार कर सकते हैं। बिल्कुल। आप आते हैं सुबह वाइब्रेंट मूड में आते हैं, मैंने आते ही आकर बोले काय झालं, चेहरा पडलेला दिसतोय, काय थकलायत का, ऐसा जरा बॉडी ढीली वाटते। सर आप कितने भी ताव जोश में आए होंगे आपको लगेगा मेरे को कुछ हुआ है, वो सर साइकोलॉजिकल एक जो घेरा है, घेराबंदी जी, उसमें वहीनी साहब ने क्यों मालूम नहीं, शायद सत्ता हथियाने के लिए अपने हाथ में रहे इसके लिए, मगर उन्होंने उद्धव जी को मन से दुर्बल करते गए, जिसका परिणाम ऐसा हो कि वो सच में फिजिकली भी हो गए। और बाद में तो उनको उठना बैठना, मतलब वो खुद सर उस समय कभी तो डिक्लेयर मेडिकल बुलेटिन तक नहीं निकालने दिया इन्होंने। और बाद में वो बोले जब मैं ऐसी हालत में था कि मैं हिल भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था, चल भी नहीं सकता था, समझ भी नहीं सकता था, तब मेरे खिलाफ बंड की रचना शिंदे साहब ने की। सर वो बंड का, शिंदे साहब के बंड का, बगावत का पहला सबसे महत्वपूर्ण कारण अगर है तो रश्मि वहीनी का हस्तक्षेप। वो अगर आपका पहला पॉइंट एकदम परफेक्ट निकला, वो अगर उस तरह से नहीं करती पूरा, सर अभी नाम लिया है तो चलो बोल देता हूँ ना जी। शिंदे साहब कुछ बातें ऐसी हैं जो आपने मुझे बताई है, और बताते समय हम दोस्त हैं तो दोस्ती के नाते हम बोलते हैं, पर जब मुझे लगता है कि समाज के सामने ये चीज़ें आनी चाहिए। शिंदे साहब आपने मुझे बताया कि आपके डिपार्टमेंट में सर ये नगर विकास मंत्री थे। बिल्कुल।
MSRDC से लेके सब उनके हाथ में था, ये महामार्ग वगैरह वगैरह सब कुछ। सर इनको बाद में या तो कोई अधिकारी बोलता था सर कि आज आपके डिपार्टमेंट में ये ऑफिसर की बदली होगी, इनको पता ही नहीं, सिग्नेचर के लिए भी नहीं आता था, डायरेक्ट वहाँ से हो जाता था। अगर ये नहीं कर रहे बीच में चर्चा थी कि इनको रबर स्टैम्प बना के रखा गया है खाली। बीच में चर्चा थी कि शिंदे साहब को रबर स्टैम्प बना के रखा गया। सर रबर स्टैम्प के लिए भी कागज सामने जाता है, वो भी नहीं। सर इतने बड़े बड़े अब्जावधि रुपयों के 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ टेंडर निकलते थे। सब इनको बाद में पता चलता था कि ये टेंडर इसके पास गया, और टेंडर जाते किसके पास थे? वहीनी साहब के रिश्तेदार जो वहाँ जम के बैठे थे, वो रेकमेंड करते थे, वो दलाली करते थे। सर आज मैं जो बोल रहा हूँ ना, परिणाम की परवाह किए बार को बोलता हूँ, 11 के बदले 1 ही बताऊँगा, मगर वो सर इतनी महत्वपूर्ण रहेगी कि पूरे महाराष्ट्र को मालूम पड़ेगा कि शिंदे साहब की बगावत जो हुई उसके पीछे जी सर मैं उद्धव ठाकरे को 30% दोष दूंगा, वहीनी साहब को मैं शिंदे की बगावत का और 40 लोगों की बगावत का 70% मैं वहीनी साहब को दूंगा। सर वहीनी साहब हैं। मैं तो यहाँ तक सोच रहा था कि वहीनी साहब पूरी संगठन को, हमारी मीनाताई माम जो थी जी, मीनाताई ठाकरे जो बाला साहब की गृहलक्ष्मी थी, वो जिस प्रकार से संभालती थी, सर बच्चे थे शिवसैनिक उसके लिए। सर मेरे जैसा एक लेखक उनके घर में जाता था तो सब मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं बाला साहब के घर में आया हूँ, मेरे घर में आया हूँ। और माँ साहब को हम लोग, सर सबकी माँ थी वो। रश्मिताई को वो जगह लेने की ये था, अवसर था। शिवसैनिकों को एक मानसिक आधार चाहिए था। बाला साहब के जाने के बाद सबको अनाथ लगता था। माँ साहब गई थी, बाला साहब गए थे, तो सब एक ममता, वात्सल्य और एक सहानुभूति, इसका एक मायेचा हात। सर मगर वो माया जिसकी अपेक्षा शिवसैनिकों को थी, जिसकी अपेक्षा इनको थी, वो माया, प्यार वाली माया, ममता वाली माया, वात्सल्य वाली माया बनने के बजाय टिंग 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 पैसे वाली माया बन गई। भाई उनका सब रोज हिसाब किताब उसी तरह से चलता रहा। और ये इसकी हालत है, ऐसा नहीं। मैं तो शिंदे साहब का सर नाम लिया ना, है कोई ऐसा जो बोलेगा? शिंदे साहब आप भी सोचते होंगे कि भाई ये अनिल तो मेरे को लगता है अभी और सारी पोल खुल देगा। कल मैंने मजाक में बोला, मैं दाढ़ी में ऐसा हाथ घुमाते हैं शिंदे साहब, तो बाल जितने बाल है, जितने केस, मराठी बोलते ना, बट जितने केस है उतने तो उद्धव साहब के केस उनको मालूम है। बस मुंह खोलने की बात। सर दूसरी बात ऐसी हो गई कि सर वो संभाजी महाराज का जो घात हुआ जी, विश्वासघात हुआ, घातपात हुआ, वो कब्जी कलुषा करके एक उनके साथ रहा करता था। वो कवि भी था और उनका दोस्त साथ सरा था। सर अभी वहीनी के बारे में आज मैं इतना बोल के ये करता हूँ कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद जो था वो कब्जे में ले लिया था पूरा, और उसका दुरुपयोग हो रहा था और सबकी अवहेलना, अपमानना हो रही थी जी। और शिंदे साहब का मैंने नाम लिया। सर सभी मंत्रियों का यही हाल था। सभी मंत्री आपस में मिलते थे तो बोलते थे काय आदेश आला, आदेश पालन व्हायला पाहिजे, हाँ वरतून आदेश आला। और दूसरा उसमें उन्होंने क्या किया था, वहीनी साहब खुद नहीं बोलती थी, वहीनी साहब ने भी बड़ी चतुराई से पूरा व्यूह रचना की थी कि इनको डिमोरलाइज कर दिया उद्धव को। काय होता है, अरे होने लगा, आता असं होणार का, तसं होणार का, होने लगा। वास्तु तथास्तु बोलती रही, और वो वास्तु का तथास्तु बोलना इनके पूरे बदन को खा गए। मतलब हालत तो ऐसी है सर, वो बचे यही बाला साहब की कृपा है।
बाला साहब की पुण्याई है और शिवसैनिकों की एक बाला साहब की, जैसे मैंने बोला कि संजय ने बोला की उद्धवच्या विरुद्ध मी बंड करू शकत नाही कारण तो बाळासाहेबांचा मुलगा आहे. बहुत बड़ी बात है. एक कारण है उद्धव के खिलाफ बगावत न करने का सबसे बड़ा संजय का वो है, वो बाळासाहेबांचा मुलगा है आणि बाळासाहेब माझे भगवान परमेश्वर आहेत. इसके लिए मेरे भगवान से मैं बेईमानी नहीं करता, करके उससे बच्चे से भी नहीं कर सकता. सर इन्होंने व्यूह रचना ऐसी की कि एक अपना उन्होंने एजेंट का एक क्राउड बना लिया. किचन कैबिनेट जो थी ना जिनकी, वो किचन कैबिनेट में उनके रिश्तेदार मैके के और अनिल परब जैसे कब्जी कलुशा. सर उद्धव ने दूसरी गलती, चलो आज 20 मिनट तो हो गया, अभी ज़्यादा नहीं, हम कल थोड़ा 10 गलती का एक अलग वीडियो बनाएंगे. सर ऐसा है कि अनिल परब जैसा स्वार्थी, नीच, खुद की सोचते समय दूसरों, और क्या है ना, कुछ लोग जो रहते हैं ना उनको कैसे है ना कि खुद का स्वार्थ आदमी देखे हम समझ सकते हैं, मगर दूसरे का छीन के, दूसरे का काट के या दूसरे का नुकसान करके जिसको अपना फ़ायदा लगता है, ऐसे जो आदमी होते हैं वो विलन होते हैं. सर विलन अगर कोई है तो अनिल परब. सर अनिल परब ने उद्धव जी को, सर ऐसा मैंने देखा है कि बड़े बड़े घराने के, सर मुग़लों के जो राजपुत्र जो बाद में बादशाह बने और जिन्होंने अपने ही भाई बहनों की ये भी की, क्या किया मेरे मुंह से सर शब्द निकलना भी मुश्किल होता है, कत्ल की, मारा किसी को, ये किया. सर वो करने के लिए उनको उकसाने वाला एक उनके प्रधान वगैरह वगैरह लोग रहते थे, उनको बहकाते थे. सर दूसरी गलती आज 2 लेते हैं, बाद में 9 लेंगे. अनिल परब के ऊपर उनका भरोसा उनको दिख रहा था और अनिल परब ने उनको कैसे जीत लिया, इसकी कहानी मुझे फिर भी इन्होंने ही बताई, यही लोगों ने जो अभी शिंदे गुट में है. वो बोले जैसे किसी आदमी को नशे का व्यसन लगा के कब्जा किया जाता है. भाई शुरू में वो बोलता है कि ये क्या है, वो बोलते साहब चख तो लो, लेके देखो. फिर थोड़ा 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 करके एक दिन ऐसा आता है कि वो गुलाम बन जाता है नशे का. तो नशा सर वो नशा सत्ता की भी हो सकती है, पावर की भी हो सकती है और पैसे की भी हो सकती है. मैं वहीं लाने वाला था. सर ऐसा है कि म्यूनसिपाल्टी से, मुंबई महापालिका से और दूसरी भी महापालिकाओं से पैसा आता ही था जी, पैसा आता ही था. अभी यशवंत जाधव जो स्टैंडिंग का चेयरमैन है, उसको मैं अगर बोलूं कि तुम कौन सा भगवान मानते हो, जो भी भगवान मानते हो उसके ऊपर हाथ रखो और इतना ही बोलो कि तुम्हारा स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन के पूरे कारकिर्द में इनको कितना पैसा दिया और हर साल कितना देते थे, कितना हजार देते थे, करोड़, हजार बोलो नहीं सर, ये इनके कान में पहले 1 लाख के नीचे नहीं जाता था, बाद में कि तो करोड़ के नीचे की बात नहीं जाने लगी. तो ऐसा हो गया कि कैसे कि सर हमारी परंपरा है राजा रजवाड़ों की कि नजराना पेश करना है. कोई भी राजा को मिलने जाता था तो खाली हाथ नहीं जाता था. हमने कितने पिक्चर में भी देखा है, वो पीछे देखते थे, फिर उनके नौकर आते थे, 1 2 3 4 सामने रखते थे. हीरा जवाहरात होता था ज़्यादा करके. वाह सही बोले आप, हीरा जवाहरात होता था. हाँ जी, तो वो तो सबके लिए कंपलसरी था ही. सर शिंदे गुट में मंत्री जो हैं, मंत्री उन्होंने अपने अपने अगर आंकड़े दे दिए ना, तो ईडी वाले हैं ना, ईडी वाले वो कम से कम 5-6 साल ये सोचते रहेंगे कि इतना पैसा ढूंढने के लिए हमको 10 साल लगेंगे. सर कैसे होता था कि अनिल परब के साथ था परिवहन. सर अपने यहाँ अपने ट्रैफिक का हवालदार जी, पा पो पी पा करने वाला, सर अपने दोस्त लोग हैं ना, प्यार से बोल देते हैं. वो बोलते हैं सर
शाम तक हम 10 से 25 हज़ार, अगर ट्रक के लाइन पे हैं तो 10 से 25 हज़ार कलेक्ट करते हैं। वो 25 हज़ार में से 5 हम हमारे लिए रखते हैं, 20 साहब को देते हैं, फिर 5 पर के लास्ट वाले 5 बम्बई पहुंच जाते हैं। वो उसमें किसी का हिस्सा नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। ट्रैफिक में ट्रांसफ़र का पैसा, मतलब इनको भी कितना हौसला बुलंद रहेगा। देखो, हवालदार ट्रैफिक का बनने के लिए लोग 10-10 लाख दे रहे थे। भाई 10 लाख जब आदमी ट्रैफिक हवालदार बनने के लिए दे रहा है तो उसको खातिर है कि मेरे को तो करोड़ रुपए मिलेगा साल भर में। इंस्पेक्टर करोड़ में, इंस्पेक्टर करोड़ में। यस। और जो ट्रैफिक के ये कमिश्नर वगैरह वो लेवल पे लोग थे, आयुक्त, ये वो सब बड़े, वो तो बड़े करोड़ में सर 25 करोड़ के नीचे नहीं। मुझे तो एक आंकड़ा एक ट्रांसफ़र का पता है, 50 करोड़ का था। ये सब अनिल, मैं नाम ले रहा हूँ सर। आप किधर गया कैमरा? हाँ, आप मेरे ऊपर डिफेमेशन केस कर सकते हैं, बिल्कुल वेलकम। एनी डिफेमेशन केस इज़ वेलकम, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे नमूने लोग हैं कि जो कोर्ट में आके बताएंगे कि किस तरह से होता। सर अनिल परब जो पैसा कलेक्ट करता था जी, और इनके सामने रखता था, उसने कंपटीशन लगा दी थी बाकी मंत्रियों के साथ कि मैं जितना देता हूँ उतना दे के रखो, दिखाओ। और कैसे था, अनिल परब सब मंत्रियों का मंत्री बन गया था, है ना भाई। एकनाथ शिंदे पर हावी कौन था? शिंदे जी के ऊपर हावी कौन था? अनिल परब था। सर अनिल परब ने उनको इतना ही नहीं बोला कि आप मुख्यमंत्री पद के रेस से हट जाओ, पैसा खर्चा किया वो भगवान के खाते जमा हो गया। उसने फ़ोन करके ये भी बताया कि ये टेंडर इसको हमको देना है, इसकी ट्रांसफ़र यहाँ करनी है, हमने कर दी है और मैंने वहीनी साहब से बात कर ली है। सर वहीनी साहब हैं। कैसे हैं? हम एक जो घर की लक्ष्मी रहते हैं उससे एक अंतर रखते हैं, आदर रखते हैं। सर इनमें से कौन पूछने जाएगा कि वहीनी साहब ने ये बोला है कि नहीं बोला है? भाई उद्धव जी के साथ एक बार बात हो सकती थी, साहेब ते काल अनिल परब बोलले की तिकडे 500 करोड पोचवायचे आहेत वगैरे, ते मी कॉन्ट्रॅक्टरला सांगून पोचवायची व्यवस्था केलेली आहे। तो उद्धव जी बोलेंगे अच्छा हाँ 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 ठीक है, वो उनका चेहरा आप सामने लाओ, ठीक है। शायद ऐसा भी होता है तो बोलेंगे इसको 500 करोड़ भेजने को बोला, मेरे को तो 100 ही करोड़ ला के दिए। ऐसा भी हो सकता है, मगर वॉट एवर इट इज, अगर 500 करोड़ का बोला है, दिया है, तो बोलेंगे प्रामाणिक आदमी अनिल परब 500 करोड़ लेता है तो देता है लाके, क्योंकि उसने जो अलग से पैसे लिया है वो यहाँ कहाँ इनको पता चलता है। सर अनिल परब ने कंपटीशन लगा दी मंत्री में, मंत्रियों को मैसेज दे के रखा था कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट है और इतना अमाउंट आना ही चाहिए। सर कोटा सिस्टम चल रहा था महाआघाड़ी के काल में। महाआघाड़ी के काल में कांग्रेस वालों का कोई कोटा सिस्टम नहीं था, तुम कमाओ तुम खाओ, जो आया अपना, जो आया उसका। भाई अशोक ने कमाया, अशोक खाएगा, दूसरा कोई शोक मनाने या ये करने नहीं आएगा उसमें। राष्ट्रवादी में ऐसा था कि राष्ट्रवादी में आपने कमाया तो उसका पार्टी के लिए दो। पार्टी फंड। पवार साहब और सुप्रिया और अजीत दादा ये ऐसे ये चिल्लर लोगों से पिल्लर नहीं लेंगे कुछ, उनका अपना ताकत है, अपना साम्राज्य है। सर वो जिस दिशा में दिसेंगे वहाँ से कुबेर को बरसात करनी पड़ेगी। ऐसे तो लोग हैं वो इनसे क्या लेंगे चिल्लर लोगों से, पर पार्टी के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता था तो वो पार्टी फंड में जाता था उनका, मगर उसका भी परसेंटेज था। और अपॉइंटमेंट करते समय ये अंडरस्टैंडिंग भी था कि कितना पार्टी को आना चाहिए, उसके बारे में अलग से वीडियो। मगर ये अनिल परब ने तो और भी धमाल कर दिया था। अनिल परब ने उनको बिगड़ा, उनको अगर किसी ने बिगाड़ा होगा ना तो आदतें लगा दी। सर आदित्य के जीवन में नाइट लाइफ कैसा है इसकी एक स्टोरी है। कौन लोग थे वो उसके दोस्त के नाते घुस गए और उसको बिगाड़ा, मगर उद्धव जी को बिगाड़ने वाले अनिल परब। दो विकल्प आगे, 2 विकल्प हमने रख दिए, बाकी जो हैं वो अगले वीडियो में लेंगे। अगले मतलब तुरंत नहीं, 1-2 दिन जाने दो मुझे, बाद में लेंगे। तो उद्धव का जो अधपतन आपको दिख रहा है उसके पीछे 2 राज हमने आज खोल दिए। 9 राज बाकी, 9 राज अगले वीडियो 9 राज बाकी।
धन्यवाद थत्ते जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि शिवसेना के उद्धव जी जो है कैसे उनका अर्धपतन हुआ, और थत्ते जी ने अपने स्टाइल में बताया कि कैसे क्या कारण थे जो है उद्धव जी को शिवसैनिक जो बिखरना, मतलब टूट के कगार पे गए और टूटते ही गए, आज भी टूटते ही जा रहे हैं। तो हम इसको जो है 11 जो भाग है उसमें से 2 भाग के ऊपर थत्ते जी ने खुलासा किया है। आगे के भाग के लिए हम 11 भाग नहीं मानेंगे, अगली बार 9 करेंगे, एक ही में 9 और समेट लेंगे। तो इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं, इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और सबसे अहम बात है कि आप जो अगर वीडियो हमारा सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल अलग अलग खुलासों के लिए मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।